बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला अंबाला के ब्लॉक बराड़ा में, जिसका गाँव पड़ता है थंबड़। आपको आज हम एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जो अजय सिंह जी हैं, जो मत्स्य पालन कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हरियाणा सरकार में डीएसपी भी हैं। आइए चलते हैं अजय सिंह जी के पास। आज हम आपको एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जो अजय सिंह जी हैं, जो सरकारी नौकरी के साथ साथ खेती बाड़ी में भी रुझान रखते हैं और उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल करी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी हैं अजय सिंह जी हरियाणा सरकार में। आप ये बताइए, जो हम ये पीछे देख रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो आप मछली पालन कर रहे हैं, तो आपका मछली पालन में रुझान कैसे आया? मेरे पास यहाँ ज़मीन में मैंने बाग लगाया हुआ है और बाग के साथ साथ मैंने सोचा कि भी इनकम भी बढ़ेगी और जो वेस्ट है बाग का वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए मैंने फिशरीज़ का काम शुरू करने की सोची, जो मैंने फिर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग लेने के बाद, मेरे बेटे ने ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये काम शुरू किया। और इसमें हमने 5-6 तरह की फ़िश पाली हुई है, जिसमें राहू, कतला, मिर्गल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इस तरह की बी ग्रेड, इस तरह की मछलियां हैं। और हम सालाना इनको बीज डाल करके और 1 साल के बाद निकालते हैं, जिससे हमारी इनकम राइज होती है। मन में कैसे आया कि मैं इसकी शुरुआत करूं? बस मैंने 1-2 जगह पहले देखा कि गाँव में लोगों ने तालाब में मछली पाली हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि घर से दूर कौन जाए, इसलिए फिर ये घर के नज़दीक जो है मैंने तालाब बना लिया था। आप मछली पालन कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कभी मछली पालन की शुरुआत की हो? जी, 89 में मैंने, जब मैं सर्विस में नहीं था, तो मैंने जब भी इसकी शुरुआत की थी और अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला था। उसके बाद फिर ये दोबारा मेरे जहन में आई बात कि मैंने फिशरी को बढ़ावा दिया फिर। तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपके साथ यहाँ पे बाग भी हैं, तो बाग के साथ साथ आप मछली पालन में किस तरीके से आप इनको दोनों को एक साथ चला रहे हैं? मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि जो आपका वेस्ट है वो वेस्ट किसी काम आए, वो वेस्ट किसी काम आ जाता है और वो सर्कल में एक बने, ताकि एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिलके काम आके उसका सर्कल वाइज जो है एक सर्कल बन जाए। वो देख करके मैंने, जैसे घर में बायोगैस का प्लांट है, उसके बाद मुर्गियां भी हैं पाली हुई और डक्स भी रखी हुई हैं, तो और इसके फिशरी भी इसके साथ साथ है। जैसे डक्स का वेस्ट जो होता है वो फिशरी में काम आता है, और इसी तरह से जैसे बायोगैस में जो रखे हुए गायें रखी हैं, उनके गोबर से गैस भी बन जाती है और जो वेस्ट है बच जाता है, उससे फिर हम देसी खाद भी इस्तेमाल करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, दुगना किया जाए, तो खेती के साथ साथ जो आप ये मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो आपकी आय में भी वृद्धि हुई है? जी हाँ, इससे आय में वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ और भी कई काम जुड़े हैं। तो आपकी अगर हम आमदनी की बात करते हैं, तो आपकी आमदनी लगभग कितनी हो जाती है?
बाग में जैसे हम बाग हमने लगाया हुआ है लगभग 57 एकड़ में, तो हम इसका 57 एकड़ में लगभग 40 लाख के करीब हमारा चला जाता है 2 साल के लिए। और अगर हम इसकी तालाब की बात करते हैं जो आप मत्स्य पालन कर रहे हैं उसमें, इससे भी हमारे को 1.5 लाख रुपए पर ईयर हमारे को इनकम हो जाती है। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें ये जो चौपाल है ये हमारी जिला अंबाला में चल रही है, जिसका जो गांव है वो है थंबड़। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से मौजूद हैं जो हमें बताएंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कि ये मत्स्य पालन के बारे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? जी नमस्कार जी, सभी को धन्यवाद। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो 17-18 में स्टार्ट की गई थी, इसका मेन उद्देश्य था जो कृषि किसानों की जो उपज है और आय है उसमें जो गैप आता था, मतलब कम होती थी, उस खाई को पाटना था इसका मेन उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हाँ, बैठ सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, आपको मत्स्य पालन आप कब से कर रहे हैं और इसकी जानकारी कहाँ से मिली? मैंने ये 2019 में शुरू करा था, 18 से 19 में। तो मैंने जैसे उसमें सर्च करा था तो यूट्यूब से मैंने जानकारी पाई इसकी सारी चीज़ की, तो उसमें मैंने फिर अपना आगे प्रोसेसिंग जो भी है इसकी अपना इसे। वैज्ञानिकों के पास गए थे आप? नहीं, किसी से भी नहीं। मतलब एक करनाल के थे सुल्तान जी, जो अपना मछली पालन का बहुत उनका काम है, तो उनसे मिले थे। अब एक अपना दिलबाग जी है यहाँ के, उनसे मिला था मैं। उन्होंने मेरे को सारा गाइड बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है। तो फिर सब्सिडी आई, सब्सिडी के थ्रू शुरू करा, पॉन्ड खुदवाया, फिर हमने अपना इसमें काम करा। तो मत्स्य पालन जो आप कर रहे हैं, आपने कितनी मछलियों से शुरुआत करी थी? हमने लगभग 15,000 से 20,000 मछली से शुरुआत करी थी। और आपको अगर हम बात करते हैं मत्स्य पालन जो है उसमें कौन कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं? उसमें हमारे पास है गोल्डन है, सिल्वर है, राहू है, कतला है और ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है। इसे तो मत्स्य पालन जो आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मत्स्य पालन लाभकारी है? लाभकारी है, आमदनी अच्छी हो रही है? अच्छी, बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मत्स्य पालन जो है वो लाभकारी है और उनकी जो आमदनी है वो अच्छी हो रही है। जी आप बताएं, मत्स्य पालन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो मत्स्य पालन करते हैं आप? जी नहीं, तो पर मैं इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ सर, हम करने का इच्छुक हूँ मत्स्य। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं मत्स्य पालन की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, क्या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनको ट्रेनिंग मिल सकती है? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में आप जो है ना फिशरीज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लगभग 21 दिन की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है। ये लगभग अपने यहाँ पे सितंबर में स्टार्ट होगी। तो आप अपना एक आधार कार्ड और अपना 2 फोटो लेके आप कृषि विज्ञान केंद्र में आ जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। देखिए हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप मत्स्य पालन की जो ट्रेनिंग है वो कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में भी ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मत्स्य पालन की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है कि मत्स्य पालन किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है? हाँ जी, जानकारी है जी, बताइए जी। मत्स्य पालन जैसे आपकी खुद की ज़मीन है, पहले तो पॉन्ड खुदवाया जाता है। उसके बाद जब अगर आपको पानी स्टेबल करना है तो उसके लिए आपको चूना और गोबर डलवा के उसमें कादो करके आपको पानी भरना पड़ेगा। पानी भरने के बाद आपको जो बीज हैं वो डालने हैं। तो जैसे आपको जानकारी है तो आप चाहते हैं कि इसको शुरुआत करना? हाँ जी, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता के लिए अपना फिर से आगे शुरुआत करूँगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी इसको शुरुआत करना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वो इसकी सहायता लेंगे और जानकारी भी लेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले,
फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मछली पालन के बारे में। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मछली पालन में 1 एकड़ में कितना खर्च आता है शुरू में, और उसमें क्या अनुदान देती है सरकार, कितना %, तो वो सारा बताया जाए। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि 1 एकड़ में अगर वो मछली पालन करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं और सरकार उसमें क्या अनुदान देती है। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। 1 हेक्टेयर का प्रोसेस है जी। 1 हेक्टेयर में लगभग 3 एकड़ में करना पड़ता है और उसमें लगभग 2,85,000 के करीब अनुदान है। ट्यूबवेल का भी उसमें है कि अगर ट्यूबवेल कोई लगाना चाहे तो ट्यूबवेल के भी अलग से पैसे मिलते हैं और कनेक्शन भी जल्दी मिलता है। और उसके बाद फिर उसमें प्रोसेस के बाद गड्ढा खुदवा के, अपना पौंड खुदवा के, और फिर उसमें गोबर और चूना डाल के फिर उसको शुरू किया जा सकता है। लाभकारी है, लाभकारी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में मछलियों की कौन कौन सी प्रजातियों का पालन कर सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे सफल किसान से एक सवाल है कि अगर हम अम्बाला ज़िले की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति का वो पालन कर सकते हैं? इसमें सिल्वर कार्प और कतला, रहू, बिरगल, बी ग्रेड, गोल्डन, कई तरह की मछली है जो हमें ठीक प्रॉफिट देती है और यहाँ पाली जा सकती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो हमारे किसान भाई उसको पाल कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं तो बस खेती बाड़ी के बारे में करना चाहता हूँ जी। जी सवाल करें। जैसे सुंडी सांडी आती है जी, मिर्च लगाते हैं उसमें मरोड़ी आता है जी, उसकी कोई इलाज नहीं है जी। सुंडी आपकी किस में आ रही है, कौन सी फसल में आ रही है? गन्ने में आती है जी। गन्ने में? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि सुंडी बीमारी आ रही है गन्ने में, तो उसको किस तरीके से निदान पा सकते हैं? वैसे तो हमारे को जो केमिकल्स और ये दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और क्योंकि अब पीछे कुरुक्षेत्र में भी और कई जगह पे मेले सरकार द्वारा आयोजित किए गए थे, उनमें यही बात थी कि आप जो है इसमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करो कि जो हमारे घर में ही उपलब्ध हैं, जैसे गोबर और गुड़ मिक्स करके और उसको कुछ दिन रख करके लस्सी और सोंजना और नीम के पत्ते डाल करके एक घोल तैयार करके उसका स्प्रे करें तो उससे जो है पौधे में कड़वाहट आ जाएगी और सुंडी नज़दीक नहीं आएगी। उनको प्रयोग करना चाहिए हमारे को। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से आप सुंडी के प्रकोप से
बच सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा मछली पालन के उसमें एक सवाल है। जब हम मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, अपना ही खेत होना ज़रूरी है या हम लीज पे लेकर भी उसको शुरू कर सकते हैं? देखिए, किसान भाई का एक सवाल है कि जो मछली पालन की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, स्वयं की ज़मीन होनी चाहिए या उसको लीज पर लेकर भी कर सकते हैं। हमारे बीच में अजय सिंह जी हैं, सफल किसान, आइए जानते हैं। लीज पे भी लिया जा सकता है और लीज पे लेकर तो आप डायरेक्ट उसमें सीड डाल करके आप कर सकते हो प्रयोग में, और अगर अपना खुदवाना चाहें तो फिर अपने खुदवाने के लिए सरकार जो है अनुदान भी देती है। तो अगर लीज पे लेंगे तो अनुदान मिल सकता है? अनुदान तो मिल सकता है, लेकिन वो सीड के ऊपर मिल सकता है ओनली सिर्फ। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव थंबड़ की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मछली पालन के बारे में। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मत्स्य पालन के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो मिनिमम कम से कम तालाब कितने एरिया में होना चाहिए? देखिए, हमारे किसान भाई का, हमारे जो सफल किसान हैं जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, उनसे सवाल है कि अगर वो मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो मिनिमम जो तालाब है उसका एरिया कितना होना चाहिए? 3 एकड़ होना चाहिए उसके लिए, और 1 हेक्टेयर मतलब उसका है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर 1 हेक्टेयर है तो फिर उसके ऊपर अनुदान भी है पूर्ण तौर से, और 1 हेक्टेयर से फालतू भी हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान में। जी आप ये बताइए कि अगर कोई बीमारी आ जाती है मछलियों में तो किस तरीके से हमारे किसान भाई उसका पता कैसे चलेगा और उस पर किस तरीके से निदान हो सकता है? सबसे पहले तो उसमें जब जाल लगवाते हैं तो उसमें छोटा सा कीड़ा आ जाता है मछली के ऊपर, तो हम उस चीज़ के लिए हम लाल दवाई एक वो है, तो हम उस मतलब जैसे सारी इकट्ठी करके तो हम उस पर वो लाल दवाई का कर सकते हैं, उससे कीड़ा मर जाता है। वो पता कैसे चलेगा कि हमारी जो मछलियां हैं वो बीमार हो रही हैं? एक तो स्टार्टिंग में तो जब जैसे कोई बीमारी आएगी तो थोड़ी क्वांटिटी में ऊपर मतलब मर के उल्टी हो गए ऊपर आ जाती हैं, तो उससे हमको ये पता चल सकता है कि इसमें बीमारी आ चुकी है। और मछलियां जो हैं हमारी, तो उनको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? उसमें सबसे पहले एक तो अपना पॉलिश डाल सकते हैं हम, और अपना इसकी खल और पॉलिश इसके हो जाती हैं इससे। मत्स्य पालन जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं और ये इस वक्त कार्यक्रम भी देख रहे हैं, तो उनको बताइए वो किस तरीके से मार्केट करें जिससे उनको अच्छी दाम प्राप्त हो सके? मार्केट तो ये है कि अपना जैसे यमुनानगर है तो उसमें अपने आप हमारे पास आगे ले जाते हैं डीलर, जो उनसे जितने भी डीलर हैं तो अपने आप ही आएंगे, वो ले जाते हैं। इसके मार्केट का तो मतलब वो कोई वो नहीं है, आपके फार्म पर आके ही वो ले जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मार्केट की अगर हम बात करते हैं मछली पालन की, तो उनके फार्म पर आकर वहाँ पर उसको वो जो रेट है वो तय करके उसको ले जाते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी सवाल क्या करना चाहते हैं आप? सर हम ये बागों का काम करते हैं और उनमें एक कमी आती है, पेड़ सूखता है जड़ से, और वे फिर जड़ से सूख जाता है? जी पूरा का पूरा ये समस्या है।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे आम के बाग की बात करते हैं तो उनका आम का बाग है, तो कह रहे हैं कि जो जड़ से पेड़ सूख जाता है तो किस तरीके से वो उससे निदान पा सकते हैं। सर्वप्रथम जहाँ पे भी आप बाग लगाते हैं तो बाग में एक बहुत ख़ास बात होती है मैनेजमेंट। अगर कहीं पर बाग लगाया जा रहा है तो उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये बहुत मस्ट होता है। दूसरा, सॉइल के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल किस तरह की है, क्या टर्माइट की प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर जब गड्ढा बनाया जाता है उसका तो 1 x 2 मीटर का गहरा गड्ढा बनाते हैं, 2.5 से 3 फुट मान लीजिए आप, तो उसका भी जो खाद पानी दिया जाता है वो भी एक इसमें कारण होता है कि आपने क्या दिया है। शुरुआती चरण में जैसे उन्होंने बताया कि शुरुआत में लगाते हुए सूख जाता है। अगर किसी भी बाग को लगाते हैं, आम का हो या किसी का भी हो, तो गड्ढे के अंदर बाकायदा उसको मई के आसपास छोड़ देते हैं खुला। उसमें खाद डाली जाती है, उसमें दवाएं डाली जाती हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक भी डाली जाती है जिसमें क्लोरपाइरिफास होती है कि वो टर्माइट ना आए उसमें। तो ऐसे करके उसको 5-6 दिन 2-1 महीने के लिए छोड़ा जाता है, तब उसमें करना चाहिए। अमूमन किसान भाई क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। डायरेक्ट लगाने में क्या होता है, प्लांट के अंदर फंगस अटैक करता है क्योंकि उसकी रूट जो होता है वो ट्रीटेड नहीं होता है। बाई चांस अगर किसान भाई कहीं से नर्सरी लेकर आते हैं, इसकी पौध लेकर आते हैं और मट्टी हटा के जब उसको लगाया जाता है उसमें गड्ढे में, तो उसको ट्रीट जरूर कर लें। ट्रीट करने का तरीका ये है कि शुरुआती चरण में आपको अगर ज्ञान नहीं भी है तो भी आप उसमें कम से कम बेबिस्टीन का और मैंको का एक स्प्रे जरूर करें फफूंदनाशक का, जिससे उसमें ये ताकत आ जाए कि लगाने के बाद में उसके आसपास जो ज़मीन है उससे वो फंगस अटैक ना कर दे। ये सूख जाती हैं, बशर्ते मैनेजमेंट ही मस्ट है और इसके बाद में उसको ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी टर्माइट भी लग जाती है, टर्माइट जड़ें खा जाती है उसकी, तो उस अवस्था में भी जब छाल खत्म हो जाती है उसकी तो भी प्लांट सूख जाता है। उसके लिए क्लोरो का स्प्रे करा जाता है। हर 7वें दिन एक छोटा सा लाइनअप बना लेते हैं 6 इंच के दूर में तने से, वहाँ पे पानी डालते रहते हैं क्लोरो का उसमें, जो धीरे धीरे उसके पास में प्रोटेक्टेड वाल बना देता है। और कम से कम अगर आप ये काम 2 बार कर लेते हैं 7-7 दिन के अंतर पे, तो 1 मीटर तक का दायरा ट्रीट कर देगा क्लोरपाइरिफास और अंदर वहाँ से टर्माइट नहीं आएगी, आप बच सकते हैं इससे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने, बताया किस तरीके से आप बीमारियों से निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं। जी बताएं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं। आम का पेड़ कौन सा लगाना चाहिए इस बाग में, कौन सा फलदार हो ठीक होगी। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है हमारे वैज्ञानिक से कि आम का पेड़ लगाना चाहते हैं, कौन सी वैरायटी का पेड़ लगाया जाए जिसमें अच्छा फल उनको प्राप्त हो सकता है। वैसे तो आम की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे लंगड़ा, चौसा और अपना दशहरी। तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है ना आम्रपाली या मल्लिका लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अल्टरनेट वेयरिंग है वो डिसऑर्डर नहीं आता और लगातार फल आता है। नहीं तो बाकी उसमें अल्टरनेट वेयरिंग डिसऑर्डर आता है। तो आम्रपाली या मल्लिका का पौधा वे लगाए। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अमरपाली या मल्लिका का जो पौधा है वो लगाकर वो एक अच्छा जो आम का उत्पादन है वो ले सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से हमारे किसान भाई किस तरीके से मछली पालन कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों ने आम के पेड़ के बारे में जानकारी ली। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।